नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन से रिलेटेड। ये आपको पता है कि 1947 में ऐसा क्या हुआ था और आज भी पाकिस्तान एक हाईलाइटेड रहता है हमारे इंडिया को लेके। तो मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डायरेक्टली कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो ये मुद्दा स्टार्ट हो रहा है, वो 1947 में ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान जो दो भाई बोले जाते थे, वो दो टुकड़ों में बट गए। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानी है, ये 1947 से नहीं शुरू हुई थी। इसे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लेके जाएंगे। ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया। उसी पॉलिसी का रिजल्ट था ये पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन, जो कि 1947 में होता है। आपने सही कहा, दोनों एक जैसे थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, वो उनके कायदे आजम है। आजादी के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुल्हन की दो आंखों की तरह होंगे और ये खूबसूरती इस एशिया के इस पार्ट के अंदर लेके आएंगे। लेकिन वो डिफरेंसेस, वो कड़वाहटें आगे तक चलती रही। इसकी मेन शुरुआत होती है एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बनाया ही क्यों गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना का थॉट प्रोसेस था टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देशों में रहेंगे, उन दोनों के मुल्क अलग होंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज सोची कि हिंदू और मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है वो अलाइन नहीं होगा। ये उनका थॉट प्रोसेस था और वहां से हमारा विभाजन होता है। उससे पहले जब स्ट्रगल चल रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की एक डिमांड दी, पाकिस्तान की डिमांड दी, जिससे हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर थोड़े दंगे हुए। और ब्रिटिशर्स को तो डिवाइड करना ही था। ब्रिटिशर्स अपने इस डिवीजन के लिए जाने जाते हैं। आज इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो वो भी ब्रिटिश कॉलोनी थी। वो डिवीजन भी उन्होंने किया और ये डिवीजन भी उन्होंने किया, और इस जलते हुए आग को जलता हुआ, इस पर्टिकुलर भट्टी को वो जलता हुआ छोड़ के चले गए यहाँ से। तो सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं इसी में ही कि क्या जैसे एक होता नहीं है, दो भाइयों की लड़ाई हो रही है तो एक बड़ा आके इसमें सुलझा देता है, तो उसमें गांधी जी का ऐसा क्या रोल प्ले था और क्या इस चीज को रोका जा सकता था? गांधी जी नहीं चाहते थे कि कंट्री का डिवीजन हो, कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है। आप नेशंस को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन। अगर रिलीजन के बेस पे ही कंट्री यूनाइट रह सकते थे तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते। बिल्कुल। दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं और बांग्लादेश बांग्ला स्पीकिंग है, कल्चर उनका डिफरेंट है। तो 1971 में उन्होंने अपना लिबरेशन करवाया, तो उनकी लड़ाई लड़ी गई। और अगर आप रिलीजन के बेस पे कंट्रीज को डिवाइड करें तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक देश क्यों नहीं हो जाता? वैसा भी नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस होती है, वो वैसे ही मेंटेन रहती है। ईरान है, सऊदी अरब है, सब अपना सिविलाइजेशन, अपना एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। जहां तक गांधी जी के रोल की बात है, गांधी जी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस वायलेंस को रोकने में। जो कम्युनल राइट्स हमारे यहाँ पे हो रहे थे पार्टीशन के बाद, गांधी जी रोकने गए थे। और कहीं ना कहीं गांधी जी के आने से ईस्टर्न पार्ट में, खासकर कलकत्ता और इस साइड, दंगे रुक गए थे। लेकिन वेस्टर्न साइड में, पंजाब की साइड, वहां पे वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ था। और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की अगर आप बात करें तो वहां पे जो पंजाब का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में चला गया है, वो डोमिनेट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। 65% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो आज वहां पे रह गई है, वो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो उनका वहां पे डोमिनेंस है। तो उस साइड वायलेंस जरूर हुआ था। वही बात गांधी जी की, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि गांधी जी अपने लेवल पे जितना कर सकते थे उन्होंने किया। कुछ पॉलिटिकल हालात ही इस तरीके से बने कि देश डिवाइड हुआ। इसी में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जैसे एक हैदराबाद जो ये देश बनना चाहता था अलग, या ये पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था? हैदराबाद के निजाम जो है, उनका ये कहना था कि इसको वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ओके। हैदराबाद की जनता मेजरली हिंदू पॉपुलेटेड थी। यहाँ पे वायलेंस भी हुआ। जो हैदराबाद के जो निजाम के सैनिक थे, रजका बोलते थे, उन्होंने लोगों के ऊपर काफी अत्याचार भी किए। और बाद में सरदार पटेल ने रियलिस्ट थॉट प्रोसेस दिखाते हुए यहाँ पे इंडियन मिलिट्री को उन्होंने अप्रूव किया और मिलिट्री एक्शन से बाद में हैदराबाद को इंडिया के साथ मिलाया गया। और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, अगर आप डिस्प्यूटेड पॉइंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीर का मुद्दा भी उस तरीके से ही शुरू हुआ था। कश्मीर भी एक रियासत थी,
और राजा हरि सिंह वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी वो यहाँ पे कबायलियों के वेश में, ट्राइबल्स के वेश में आती है और इवन श्रीनगर शहर तक पहुंच जाते हैं। वो आ जाते हैं यहाँ पे, कश्मीर के ऊपर हमला हो जाता है। राजा हरि सिंह के पास उतनी बड़ी फोर्स नहीं थी कि वो पाकिस्तानी फोर्स के साथ टक्कर ले सके, तो वो इंडिया के पास बोलते कि भी नेहरू जी हमारी हेल्प कीजिए। नेहरू जी ने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने कहा कि भाई आप भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जब तक आप भारत का अभिन्न अंग नहीं होंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी मदद कैसे करें। तो वहां पे राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और उस सिग्नेचर के बाद वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा माना गया। तब इंडियन आर्मी वहां पे पैराड्रॉप की गई, प्लेन से हमने अपने फौजी वहां पे पैराट्रूपर्स भेजे थे, उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको वाक्य बताएंगे इंडियन आर्मी का कि भाई उतनी बड़ी हाइट के ऊपर किसी ने सोचा नहीं होगा कि टैंक कैसे पहुंचाया जाए उस समय पे। देखो रास्ते भी नहीं होते थे, आज भी वहां पे सरवाइव करना डिफिकल्ट है। तो इंडियन आर्मी ने टैंक को वहां जाके असेंबल किया। टैंक, फुल टैंक जो था उसको पहले डिसमेंटल किया, टुकड़ों में लेके गए, वहां जाके असेंबल किया उस यूनिट को, और उतने हाइट्स पे पाकिस्तानी आर्मियों को सरप्राइज किया कि वहां पे टैंक से उनकी चौकियों के ऊपर गोले दागे गए थे। दैट वाज द सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट इंडियन आर्मी डिड इट। ओके, सो एक्शन होता है, मिलिट्री एक्शन, हम पाकिस्तानियों को खदेड़ते हैं बीच। इसी दौरान लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि नेहरू के काफी करीबी माने जाते थे, वो नेहरू जी को एक राय देते हैं कि अब यूनाइटेड नेशंस आ चुका है और आपको यूएन के पास जाना चाहिए, वहां आपको जस्टिस मिलेगा। नेहरू जी इस कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस पे ले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सीज फायर डिक्लेयर करवा देता है, और आज जो हिस्सा आप देख रहे हैं पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो जहां है वो वहीं बैठ गया, वो हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, और जो हमारे पास है वो इंडिया का हिस्सा। ओके, ये इसकी हिस्ट्री थी। पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान लीडरशिप थी उस समय की, उनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था, वो कहते हैं कि भी कश्मीर का राजा हिंदू, लेकिन वहां की जनता प्राइमरीली इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती थी। तो उनका ये क्लेम था कि भी हमारा तो लेजिटिमेट हक है इस कश्मीर के ऊपर, लेकिन इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, ठीक, हमारा सेकुलरिज्म है, इतिहास रहा है इंडियन सोसाइटी का, और कश्मीर का भी अपना सूफी इतिहास रहा है, वो भी सेकुलर एकदम पॉपुलेशन रही है। तो आज भी आप जाएंगे उस लेवल का वहां पर डिवीजन नहीं मिलेगा, सेकुलरिज्म अच्छा वहां पे चलता है, एकदम बहुत अच्छे से दिखता है। पाकिस्तान इंडिया के एग्जिस्टेंस को डेंट करना चाहता कि इंडिया, अगर आप देखेंगे कश्मीर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते। तो कश्मीर वो आइडिया है जहां हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ रह सकते हैं। तो ये लड़ाई जो है ये इंडियन एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। पाकिस्तान ये प्रूव करना चाहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्षम नहीं है अपने कंट्री की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते। हमें ये प्रूव करना है कि हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम इस पर्टिकुलर कंट्री की इंटीग्रिटी को हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। आर्टिकल 370 का एब्रोगेट करना भी उसी दिशा में जाता हुआ एक कदम है। आज ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, हम अपने संविधान को वहां पे बचा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ रह सकते हैं, जिस चीज को पाकिस्तान गलत प्रूव करना चाहता है। तो वहां पे वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो अभी तक चल रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान होगी, पाकिस्तान ने अपना आधा मुल्क खो दिया है। बिल्कुल, बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, अब आधा मुल्क वो खो चुके हैं। तो उनका सिस्टम वीक रहा, वो चीजों को संभाल नहीं पाए। ये ग्रज भी पाकिस्तानी फोर्सेस को रहता है कि 1971 की हार इतने अंदर तक उनके चुभ रही है कि वो इंडिया को 1000 कट्स देना चाहते हैं। ये लंबी लड़ाई चल रही है। इसी में आपने अभी डिस्कस किया कि कश्मीर का मुद्दा
क्या ये सच में इंडिया और पाकिस्तान का यही एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है या केवल एक ये एस्पेक्ट है कि यही कॉन्फ्लिक्ट है? अगर हम बात करेंगे कि मैं ये कह दूं कि कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करके हमारे रिलेशंस जो है वो कंप्लीटली अच्छे हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर उठा के देख लें तो आपको यहाँ पे सर क्रीक का मुद्दा भी नजर आएगा जी, नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा भी नजर आएगा। जी। तो ये भी और पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं जो चल रहे हैं। कश्मीर बड़ा डिस्प्यूट है और कश्मीर के पीछे इमोशंस जुड़े हुए हैं। ओके। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर एक इलेक्शन का मुद्दा होता है। हमारे यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिक्स थोड़ी कर जाती है पब्लिक के सेंटिमेंट को इन्वोक करने के लिए। इसमें एक छोटा एक फनी क्वेश्चन होगा कि क्या मोदी जी के राज में ऐसा पॉसिबल है कि क्या हम कश्मीर को ले पाएंगे, पीओके पार्ट को? एफर्ट किए जा सकते हैं, मिलिटरली क्या ये पॉसिबल होगा जी, इसको लेके मैं ये अंडरस्टैंडिंग हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं मिलिट्री एक्सपर्ट्स या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए वो इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से आंसर करेंगे। मेरे मन की इच्छा मैं नहीं बता सकता, प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको बताना होगा, देखना होगा। जंग हमेशा नुकसानदायक होती है, उसमें कोलेटरल डैमेज होगा ही होगा, आपके सैनिक मरेंगे ही मरेंगे। क्या हम रेडी हैं इस चीज के लिए? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, बिल्कुल। डर के कारण पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करे, हम क्या उस चीज के लिए रेडी हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डरना चाहिए, हम बहुत पावरफुल कंट्री है, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल है। कन्वेंशनल सोर्स में तो हम पाकिस्तान हमारे साथ टक्कर नहीं ले सकता कन्वेंशनल वॉर में, मिलिट्री वॉर में, बट न्यूक्लियर वॉर पास्ट में पाकिस्तान इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला का यूज करता रहा है टेररिज्म को भेजने में। तो मोदी जी ने बालाकोट स्ट्राइक करवाया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, वो बहुत अच्छा स्टेप था। हमने एक्सपोज किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को जी, उस चीज को एक्सपोज किया। तो क्या हम अभी रेडी हैं मिलिटरली इस चीज को लेने के लिए? ये आर्मी एक्सपर्ट्स ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस के महारथी हैं उनको ज्यादा ये अंदर की चीजें पता है, वो एक्सपर्ट्स हैं। ये मेरे मन की इच्छा मैं बता दूंगा कि कर लो भाई, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी न्यूक्लियर पावर से बात की, अभी न्यूक्लियर पावर है दोनों कंट्रीज के पास, क्या ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए है या कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकता है? देखिए, न्यूक्लियर पावर दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक स्ट्रेटेजिक यूज होता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर पावर को एज ए डेटरेंस देखते हैं कि भाई ठीक है, उनको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पंगा नहीं लेना जी। दूसरा है टैक्टिकल यूज, टैक्टिकल के अंदर आप उसका इस्तेमाल करेंगे फील्ड पे। अब ये प्रॉब्लम इस पूरे खेल में ये है कि पाकिस्तानीज जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्मॉल ग्रेड का न्यूक्लियर वेपन होगा आपका, बड़ा न्यूक्लियर वेपन तो पूरा बड़ा धमाका करेगा ना, स्मॉल ग्रेड न्यूक्लियर वेपन है जिसमें कम न्यूक्लियर फ्यूल लगेगा। वो उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे? आर्मी के एक पर्टिकुलर यूनिट को टारगेट कर दिया, ब्रिगेड को टारगेट कर दिया, ठीक है, छोटा जो आर्मी बेस है उसको टारगेट कर दिया, उतने लेवल तक की टारगेटिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अब इंडिया वैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है जी। हम कहते हैं कि हम पहली बार किसी पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस मेंटेन करते हैं और उसके तहत मास रिटेलिएशन कर सकते हैं जी। अब यहां सवाल यह बनता है, पाकिस्तानीज इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अगर अपनी ही सोइल पे करें, मान लीजिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में हम चले गए और पाकिस्तान की धरती पे पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी को टारगेट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, छोटे यूनिट का, तो हमारे सोल्जर्स को नुकसान होगा। अब हम इस डायलेमा में होंगे कि क्या हमें अब मैसिव रिटेलिएशन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये एक एस्केलेशन लैडर है, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत लंबा जाएगा ये। तो क्या हमें उस केस के अंदर जाना चाहिए? अब ये एक डायलेमा है जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को जिसके बारे में सोचना है। पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाता है, छोटे ग्रेड का है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि भैया टेम्पटेशन बढ़ जाती है इसको इस्तेमाल करने के लिए, कि कर देते हैं ना, 1000-1500 फौजी तो मरेंगे, बिल्कुल
टेम्पटेशन इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर वेपन यूज करने से पहले देश, मुल्क, लीडर्स डरते हैं। वहां नुकसान पूरा देश आप कह सकते हो कि खत्म किया जा सकता है। अभी जैसे आपने देखा कि एससीओ मीटिंग हुई थी अपने पाकिस्तान में, उसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर गए थे। क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अब अच्छे होने वाले हैं, या ये एक दूसरा मुद्दा बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का? नहीं, देखिए, हम रियलिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं। इससे पहले आप बहुत आओ भगत कर चुके हैं। जी। इससे पहले हम आइडियलिज्म में चलते थे कि भाई हमें तो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने हैं। जी, जी। सामने वाले को ये समझाना पड़ता है कि मेरा तुम नुकसान कर रहा है भाई। वो रियलिज्म होता है। हमने ये समझाया है पाकिस्तान को कि भाई हम तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे यहाँ पे सार्क समिट होगा, हम नहीं जाएंगे जब तक तुम टेररिज्म को आगे भेजते रहोगे। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। वो ये डायरेक्ट वॉर हमसे नहीं लड़ सकते हैं, तो वो एक इस टेररिज्म को एज अ चीप सोर्स ऑफ वॉर यूज करते हैं वो, कि इंडिया के ऊपर रेगुलरली आप जो है टारगेट करते रहिए और कोस्ट इन्फ्लिक्ट करते रहिए। हमें भी तो काउंटर कोर्स उनके ऊपर कोस्ट इन्फ्लिक्ट करनी है। बिल्कुल। तो एस जयशंकर ठीक है, एससीओ के अंदर उसको रिस्पेक्ट करना है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो वो ऑब्लिगेशन जरूर हमने पूरी की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए, मोदी जी नहीं गए, तो टॉप लीडरशिप नहीं जा रही है, तो स्ट्रेटेजिकली एस जयशंकर को वहां पे भेजा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड आप उनके जवाब देख लीजिए, क्योंकि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी पूछे और बहुत ही स्मार्टली उन्होंने हर चीज का जवाब दिया। जी। ठीक है ना, इसीलिए वो एक्सपर्ट हैं इस पूरे डिप्लोमेटिक खेल के, गुरु है वो, तो उनको ही आपने भेजा। आप मोदी जी ने अपना सबसे धुरंधर खिलाड़ी वहां पे भेजा, मैं तो ये कहूंगा। जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और अब इवन आप देखेंगे कि सियाचिन में हमारे इंडियन भी जो आर्मी वाले हैं वो वहाँ पर पोस्टेड हैं, और वहाँ पे काफ़ी पैसा यूज़ होता है फाइनेंशियल, तो उस पैसे को एक अच्छे काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन पाकिस्तान जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वो भी वहाँ पर अपने आर्मी वालों को भेज रहा है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस पे है, स्टिल वो आर्मी के लिए पैसा है उनके पास, बट वहाँ पर उनके जो आम लोगों के लिए पैसा नहीं। देखिए, जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया एक नेशन है, उस नेशन की आर्मी है इंडियन आर्मी, जो देशभक्त आर्मी है। जी। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी आर्मी पहले आती है, उधर एक आर्मी है जिसको पाकिस्तानी आर्मी कहा जाता है, जिसका नेशन है पाकिस्तान। जी। तो उनके लिए नेशनहुड एक सब्सिडरी यूनिट में चला गया। पाकिस्तानी आर्मी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हर वो चीज करेगा। तो उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी उनकी जनता नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी की साख को बचाना है। वो इंडिया को मैचअप करने के लिए डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करते ही रहेंगे। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। अब देखिए, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जुल्फिकार अली भुट्टो की। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि चाहे पाकिस्तान को घास खानी पड़े लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो उस देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन अभी भी घास खा रहे हैं। तो वो इस मानसिकता के साथ कंपटीशन रखने वाले देश है। ऐसे में मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान। इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, बड़ा देश है, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स सब ज्यादा है हमारे पास, लेकिन वो हमें मैचअप करने के लिए हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। आज आईएमएफ से $7 बिलियन की वो बेल आउट मांग रहे हैं। $7 बिलियन कुछ ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है हमारे लिए, उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 9-10% पे चल रहा है। फ्यूल क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। अब फूड सिक्योरिटी में देखिए, पाकिस्तानी आर्मी वहां पे अनाज उगा रही है, उन्होंने काफी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड लिया है और पाकिस्तानी आर्मी वहां पे खाना उगा रही है। आप नॉर्मली आर्मी का काम आर्मी का होता है, लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। वहां पे हमें डाउट ये करना पड़ता है कि आप किस पाकिस्तान से डील करेंगे। जो आप कह रहे हो हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, तो कौन से पाकिस्तान को आप मदद कर रहे हो? एक पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान है, एक जो वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौलवीज, उनका पाकिस्तान है, एक पाकिस्तानी आवाम का पाकिस्तान है, और एक पाकिस्तानी सरकार का पाकिस्तान है। तो आप किसके साथ डील करना चाहते हैं?
यह डायलेमा है हमारे बीच। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम मिलिट्री लीडर से नहीं बात करते। चाइना के अंदर चाइनीज लीडर अगर मिलेगी तो वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री से भी बात नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि उनको ये पता है कि भाई असली बॉस कौन है। बिल्कुल। हम डेमोक्रेसी हैं, हमें अपनी मर्यादाएं हैं, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज करते हैं। तो आप वेट कीजिए जब तक पाकिस्तान में ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं आती हैं, तब तक चीजें ऐसी चलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे टेरर ग्रुप्स हैं, तो वो इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है उनमें उनका क्या रोल है? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तानी आर्मी ने ही ब्रीड किए हुए हैं। तो फिर पाकिस्तानी आर्मी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के कंसेप्ट में बिलीव करती है, तो वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया को टारगेट करने के लिए हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी अच्छा मानती है उनको। ठीक है, तो जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पे हैं, अब देखो रेडिकलाइजेशन होने के बाद ये और ताकतवर हो गए हैं। इवन उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करो, वहां पे भी आपको ऐसे रेडिकल लोग मिल जाएंगे। आप उनके सरकारी सिस्टम समझ लीजिए, वहां पे भी लोग आपको मिल जाएंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं क्योंकि ये सरकारों से परे हैं। ओके। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाए, तो कितना खराब उसका प्रभाव हो सकता है। ये मेजर पॉइंट है पाकिस्तान को समझने के लिए, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे वो अफगानिस्तान को तालिबान वालों ने किया वो। हाँ, तालिबान के केस में अगर देख लीजिए, तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया। अब तालिबान और आईएसआई जो है, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो काफी क्लोज माने जाते हैं। ठीक है, और आईएसआई के चीफ तालिबान के मतलब एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद, जीतने के बाद दोबारा वहां पे गए भी थे। ठीक है, तो अब हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक डायलेमा ये था कि भाई ऐसा ना हो जाए ये अफगान जिहाद कश्मीर में डाइवर्ट कर। ओके। तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी डायलेमा है, अभी भी है। हम नहीं चाहते कि भी अफगानिस्तान अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि आप तक उसकी लपटें जरूर आएंगी। आपके पड़ोस में आग लगेगी तो धुआं आपके घर भी आएगा। बिल्कुल। चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो। हम चाहते हैं कि ये मुल्क स्टेबल रहे। अगर उधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, बर्बादी आती है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत नुकसान आपको होगा। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं होगा। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि ये पीस मेंटेन कैसे किया जा सकता है? क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच ऐसे कोई अपनाई जा सकती है इंडिया या पाकिस्तान या इवन यूएन की तरफ से या यूएस की तरफ से, मतलब जो एक पावर बताया जा रहा है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी अच्छी power देखिए, है? जहां तक शांति की बात है ना, जी। हमने शिमला एग्रीमेंट कंक्लूड किया था। ओके। उसके अंदर एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई थी कि भाई ये जो मुद्दे हैं ये हमारे बायलेटरल मुद्दे हैं। हम भी नहीं चाहते कि भाई कोई तीसरा इंटरफेयर करे। आपने वो कहानी सुनी होगी, बंदर और बिल्ली वाली कहानी। दो बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर आया रोटी खा के चला गया। तो यहाँ पे हम ये नहीं चाहते क्योंकि तीसरी कोई पार्टी अगर एंटर करेगी तो वो अपना हित देखेगी। जो आप बड़ी ताकत की बात कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार बोला था कि वो इंडिया और पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपना हित देखेंगे। वो बंदर है, वो बंदर है, वो अपना हित देखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से खेल होगा। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हाँ, दूसरी बात, अब आप शांति की कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी शांति सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि हमें वेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रोंग हो, कभी तो होगा। जी। कभी पाकिस्तानी मिलिट्री को भी, उनकी लीडरशिप में भी चेंज आते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। तब तक आप अपने लेवल पे कोशिश करते रहिए। पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्कुल आप डालते रहिए कि टेरर फंडिंग को रोकना जरूरी है। वो एक्टिविटीज में इंडिया बिल्कुल आगे है। हम पाकिस्तान को जहां पे मौका मिलता है, हम उनको जरूर टास्क पे लेके जाते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस करवाते हैं। चाहे वो एफएटीएफ के अगेंस्ट, मींस एफएटीएफ के केस में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन करवाना हो। ओके। तो ये हमारे लेवल पे रहता है, इसी को ही आगे कंटिन्यू करना है। हम एक टाइम ऐसा भी आएगा, हमें अपने सॉफ्ट पावर को दोबारा फोकस में लाना पड़ेगा। हम दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, क्रिकेट
डिप्लोमेसी हो सकती है, हेल्थ डिप्लोमेसी हो सकती है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं जो इंडिया में आके इलाज करवाना चाहते हैं, तो वहां से कुछ अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिर डिस्प्यूट्स की बात करें तो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको बोला जाता है, जिनको आप आसानी से सेटल करवा सकते हैं। सर क्रीक का मुद्दा है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर शेयरिंग का मुद्दा है। उन इश्यूज को आप जो है शांति से आपस में मिलकर थोड़ा जल्दी सेटल कर सकते हैं। एक बार एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप बड़े मुद्दों पे लेके आइए। ठीक है ना, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली चीज ठीक होती है। बिग बैंग रिफॉर्म होगा, बिग बैंग रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो वो मुझे लगता नहीं है एकदम से होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट है इसके पीछे। सरकारें बहुत, इसको रिस्की काम होगा ये सरकारों के लिए, और डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन इन इश्यूज का सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकली होता है। ओके, ये आपको समझना जरूरी है। लेकिन उस पॉलिटिकल सॉल्यूशन से पहले पाकिस्तान के जनता के थॉट प्रोसेस में भी बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। तो ये कि ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड हमारा सिस्टम है जो भी चलेगा। नियर फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि डिस्प्यूट्स सेटल होंगे। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। इस पे हमने अच्छे से डिबेट की, और आपके भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दीजिए। और कोई भी जो आप टॉपिक चाहते हैं कि हमें डिस्कस करना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।